हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपनी क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका दूसरा चैप्टर जो था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसको डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों आज का हमारे वीडियो जो था इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, तो जिसके अंतर्गत हमारे जो जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों हमको बेसिकली ये देखना है कि जो शॉक थेरेपी का मॉडल था जिसको पोस्ट सोवियत कंट्रीज ने जो था अपनाया था, उस शॉक थेरेपी के मॉडल से जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज होती हैं उनके ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, उन सारी बातों को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। दोस्तों जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी जिन्होंने शॉक थेरेपी के उस मॉडल को अपनाया, उस शॉक थेरेपी के उस मॉडल को अपनाने के वजह से जो होता है सारी की सारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज को, चाहे कि आपके वो रशिया हो या फिर कोई दूसरी कंट्री हो, उन सभी को जो था बहुत सारे प्रॉब्लम से, जैसे कि वॉर से, कॉन्फ्लिक्ट से, सिविल वॉर से, इंसर्जेंसी से, मूवमेंट से होता है जूझना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जांपल जो था दिया गया है कि रशिया के अंदर जो होता है, रशिया के अंदर जो होता है दो रिपब्लिक्स के अंतर्गत, दो प्रोविंसेस के अंतर्गत, एक का नाम होता है चेचनिया और दागिस्तान। यहाँ पे इन दो प्रोविंसेस के अंदर जो लोग होते हैं वो सेसेशन मूवमेंट होता है छेड़ देते हैं, सेसेशनिस्ट मूवमेंट होता है यहाँ पे लोग छेड़ देते हैं। अब ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, अगर इसको हम सिंपल शब्दों में समझाएं तो यहाँ के जो लोग होते हैं इन दोनों प्रोविंसेस के, ये बेसिकली रशिया से जो होता है अलग होने की डिमांड जो होता है वो उठाते हैं कि हमको रशिया से जो होता है वो अलग हो जाना है। उसी तरीके से दोस्तों जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं, जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं उनको भी दोस्तों शॉक थेरेपी के इस मॉडल की वजह से बहुत सारे इंटरनल और बहुत सारे एक्सटर्नल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे इंटरनली तो जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं उनको वही सिविल वॉर, इंसर्जेंसी मूवमेंट का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो ताजिकिस्तान था, हमारी बुक में दिया गया है कि ताजिकिस्तान जो होता है यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ जाती है जो कि 10 साल तक के लिए चलती है। उसी तरीके से जॉर्जिया, यूक्रेन, इन सारी कंट्रीज के अंतर्गत भी जो होता है लोग अपने खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो होता है, एक नेशन वाइड मूवमेंट जो होता है वो छेड़ देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज का डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन वगैरह हो गया उन सबका, और इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं इनके यूटिलाइजेशन को लेकर के जितनी भी जो कंट्रीज होती हैं सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, इनके अंतर्गत जितनी भी जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उनके बीच में, और जो बाहरी सुपर पावर्स होती हैं जैसे कि यूएसए और रशिया, इन दोनों के बीच में जो होता है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो कि इन सारी कंट्रीज के अंतर्गत मौजूद होते हैं, इसके यूटिलाइजेशन को लेकर के लड़ाई छिड़ जाती है। भाई जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंतर्गत जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारी कंट्री के अंतर्गत हैं तो इस पे हमारा अधिकार है इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का। वही दूसरी तरफ जो सुपर पावर होती हैं जो कि हमेशा से क्या होता है दूसरों के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हुई आई हैं, वो जबरदस्ती इन सारे कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में, वहां की डोमेस्टिक कंपनीज के बीच में और सुपर पावर के बीच में एक तानातानी जो होती है वो बनी रहती है। उसी तरीके से दोस्तों जितनी भी हमारी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वहां पे भी सेम प्रॉब्लम जो होती है वो चल रही होती है शॉक थेरेपी के इस मॉडल की वजह से। जैसे कि चेकोस्लोवाकिया की वजह से, चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री है यहाँ पे तो दोस्तों प्रॉब्लम होने के कारण ये दो पार्ट में टूट जाता है। एक का तो नाम हो जाता है चेक और दूसरे का नाम हो जाता है स्लोवाक। ये दो पार्ट में टूट जाता है। वैसे एक बल्खन रिपब्लिक करके होता है, बल्खन रिपब्लिक। ये बल्खन रिपब्लिक जो होता है ये भी 3-4 पार्ट में टूट जाता है, जैसे बोस्निया हर्जिगोविना ऐसे करके, स्लोवेनिया ऐसे 3-4 करके टुकड़ों में जो होता है पूरी तरीके से ये बल्खन रिपब्लिक जो होता है वो प्रॉब्लम होने के कारण टूट जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक जो होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगर इन दोनों टॉपिक की हम बात करें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो
हालांकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दोनों टॉपिक काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, इज इंडो रशियन रिलेशन, जिसमें भारत और रशिया के बीच में 1947 से लेकर के अब तक जो रिलेशन है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों हम इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात करें 1947 से लेकर के, तो भारत और रशिया दोनों कंट्रीज के बीच में जो होता है हमेशा से ही, शुरुआत से ही काफी भरोसेमंद, काफी अच्छे, दोस्ताना और मजबूत रिलेशन जो होता है वो रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो इंडिया था इसने 1947 के बाद नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया था, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी इंडिया और यूएसएसआर जो था, जिसका रशिया जो था सक्सेसर है, नॉन अलाइन कंट्री होने के बाद भी भारत और यूएसएसआर के बीच में काफी अच्छे और काफी दोस्ताना रिलेशन जो थे वो कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान भी जो था वो एग्जिस्ट करते थे, चाहे इंडिया नॉन अलाइन कंट्री ही क्यों नहीं था। अगर हम बात करें इंडिया और रशिया के रिलेशंस की, तो दोनों की दोनों कंट्रीज ने जो होता है, चाहे वो इकोनॉमी के फील्ड में हो, चाहे मिलिट्री के फील्ड में हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो या कल्चर फील्ड में हो, दोनों की दोनों कंट्रीज ने जो है शुरुआत से एक दूसरे को हमेशा जो है मदद किया है, सपोर्ट किया है। जैसे कि अगर हम मिलिट्रीली बात करें, मिलिट्रीली अगर हम बात करते हैं तो 1970 वॉर के समय, जब इंडो पाक वॉर हुआ था बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से, तो 1970 वॉर के समय दोस्तों जो रशिया था, जो कि उस समय यूएसएसआर था, उसने जो था भारत के लिए जो था काफी ज्यादा मदद की थी उस समय 1971 के समय। आज भी दोस्तों हमारे मिलिट्री के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी वेपन्स होते हैं, उनको हम मेजरली जो होता है वो रशिया से ही होता है इंपोर्ट करवाते हैं। अगर दोस्तों हम पॉलिटिकली बात करें, तो पॉलिटिकली दोस्तों जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के फाइट हुई थी और मुद्दा जब यूनाइटेड नेशन में गया था, तो वो यूनाइटेड नेशन में इंडिया को जो था यूएसएसआर ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे सपोर्ट किया था। आज भी दोस्तों पॉलिटिकली रशिया जो होता है वो हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ उनको बैलेंस करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ में जो इंडिया के जो रिलेशन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, उनमें भी जो होता है इंडिया का जो रिलेशन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, उसको भी जो होता है मेंटेन करने में रशिया जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्ले करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर जो हम इकोनॉमिकली बात करें, तो इकोनॉमिकली दोस्तों जब इंडिया को इकोनॉमिकल हेल्प की जरूरत पड़ी है, तो रशिया ने, और रशिया को जब हेल्प पड़ी है तो इंडिया ने जो है वो दोनों ने एक दूसरे की काफी मदद जो है वो की है। जैसा अगर दोस्तों हम इकोनॉमिकली बात करें तो जब हमारे कंट्री के अंदर 1947 के बाद जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज लगाई गई, उनको फाइनेंशियली जो था रशिया ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि हम बात करें हमारी जो भिलई और बोकारो जो स्टील प्लांट है, इनके एस्टेब्लिशमेंट में रशिया ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो इंस्टीट्यूशन है, इसके एस्टेब्लिशमेंट में भी रशिया ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो था प्ले किया था। आज के समय में न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, हमारे स्पेस इंडस्ट्री के लिए जो होता है रशिया काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहा है। अगर दोस्तों हम कल्चरली जो है बात करें, तो कल्चरली दोस्तों हमारे इंडिया और रशिया के बीच में होता है काफी गहरे संबंध है। इंडिया के जितने गाने हैं, जो फिल्में हैं, जो फिल्मी एक्टर्स हैं, वो रशिया में होता है काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। ऐसे ही जो होता है दोनों के बीच में कल्चर रिलेशन होता है वो भी काफी अच्छे खासे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो इंडिया और रशिया का जो विजन है, जो इनकी जो पॉलिसीज हैं, वो भी काफी ज्यादा आपस में जो है मिलती हैं। जैसे कि इंडिया और रशिया दोनों जो होता है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के जो होता है समर्थक हैं। दोनों के दोनों जो होता है चाहते हैं कि दुनिया के अंतर्गत जो होता है कोई एक सुपर पावर ना हो, बल्कि दुनिया के अंतर्गत जो होता है मल्टीपोलर हो, मतलब कि बहुत सारे जो होता है वो सुपर पावर हो, जहां पे जितने भी सुपर पावर हो वो एक दूसरे की जो है मदद करें, एक दूसरे का जो है हमेशा साथ दें, सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो एम्फेसाइज करें, कोई एक दूसरे के मामले में दखल जो है वो ना दे, ठीक है। और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंतर्गत जितने भी हमारे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारे यूनाइटेड नेशन वगैरह हो गया, उनके डिसीजन को होता है काफी ज्यादा वर्ल्ड के अंतर्गत होता है इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो दोस्तों इंडिया और रशिया के रिलेशन में होता है इतना ही आपके जानना काफी है।
आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें तो समझ आ गई होंगी। और आज दोस्तों हमारे चैप्टर 2 होता है कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी भी टर्म को लेकर के या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू।